परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, प्रकाश की तीन बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं जो आपने अभी तक पढ़ी। परावर्तन पढ़ा, लाइट जब किसी सतह से टकराती है जैसे कि समतल दर्पण से, तो वो परावर्तित हो जाती है, मतलब उसी एंगल से आगे बढ़ जाती है। दूसरा पढ़े कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज हो जाती है, जैसे पथ का बदलना, अपने पथ से विचलित हो जाना, है ना, प्रकाश की चाल बदल जाना, तरंग दैर्घ्य बदल जाना, तो ये सारी घटनाएं जो है वो अपवर्तन को दर्शाती है। तीसरा आपने पढ़ा व्यतिकरण। व्यतिकरण में आपने देखा कि कोई कोई ऐसा चीज होता है जहां पर लाइट ज्यादा दिखाई देती है और कहीं कहीं लाइट कम दिखाई देती है। जैसे आप साबुन के बुलबुला को देखिए या फिर मोर के पंख को देखिए, उसको जब आप ठीक से देखिएगा तो कहीं कहीं वो ज्यादा चमकीला दिखाई देता है, कलरफुल दिखाई देता है, और कहीं कहीं मतलब दिखाई देता ही नहीं है। आप साबुन के बुलबुला को देखिए, कहीं चमकता हुआ नजर आएगा जरूर आपको, रंगीन सा, और कहीं कहीं चमकेगा ही नहीं। ऐसा होता है। ऐसा होने के पीछे कारण सीधा सीधा क्या है? इंटरफेरेंस, यानी कि व्यतिकरण। समझ में आया? लेकिन अब आपको कुछ रोचक चीज बताते हैं, उसको आप गौर कीजिए। कभी आप ऊपर, बहुत ऊपर एरोप्लेन को जाते हुए देखे हैं अपने पास से? आए, बहुत ऊपर एरोप्लेन अगर आपके पास से ऊपर से, जिसको हम लोग हवाई जहाज बोलते हैं, वो अगर आपसे गया हो तो वो चीज का छाया कभी नीचे दिखाई दिया है? नहीं दिखाई दिया है। जबकि अगर वो उतना ऊपर है तो छाया तो जरूर बनना चाहिए, पर नहीं बनता। क्या कारण रहा होगा? तो मैं बताता हूं कारण क्या होता है। कारण क्या है? वो है प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन कैसे होता है? विवर्तन का मतलब क्या है? जैसे आप अपवर्तन पढ़े हैं, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो मुड़ जाती है। क्या ऐसा होता है? मुड़ जाती है। क्यों होता है? क्योंकि माध्यम चेंज हो जाता है। माध्यम बदल गया तो प्रकाश अपना पथ बदल देता है, माध्यम चेंज होने से। पर कभी सोचे हो कि बिना माध्यम चेंज हुए फिर भी प्रकाश मुड़ जाए? ऐसा कभी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अगर कोई ऐसा चीज हो जैसे कि तीक्ष्ण मोड़। तीक्ष्ण मोड़ का मतलब हुआ शार्पनेस वाला चीज। शार्पनेस, जैसे कि मान के चलो ये एक मतलब दीवार है, और दीवार का ऊपरी भाग जो है ऐसे नोकीला टाइप का है, ठीक है। लाइट यहां से तुमने दिया, तो लाइट जब यहां से आएगा, यहाँ तीक्ष्ण मोड़ पे जब आएगा, तो पता है ये लाइट इधर थोड़ा सा बेंड हो जाता है। और इसे पहचान करने का तरीका क्या है? इधर लाइट आपको दिखाई देगा जरूर। समझ में आए? लाइट कुछ इस हिस्से में आ जाएगा, मतलब तीक्ष्ण मोड़ पर प्रकाश क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। तीक्ष्ण मोड़ पर प्रकाश जब मुड़ जाती है, ये तरंगे मुड़ जाती हैं बिना माध्यम चेंज हुए, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। अब आपको हम बताते हैं एरोप्लेन में क्या होता होगा। लाइट जब ऊपर से आती है तो एरोप्लेन के ऊपरी सतह जितने भी होते हैं जो छाया बनाने के लिए यूज होना चाहते हैं, वो तीक्ष्ण मोड़ से टर्न कर जाते हैं, और तीक्ष्ण मोड़ से टर्न कर जाने की वजह से उसका इमेज नहीं बन पाता। ठीक उसी तरह से आप एक पेड़ के पत्ता को देखिए, अगर पेड़ के पत्ता के छाया को देखिएगा तो पेड़ के पत्ता के चारों तरफ का जो कोर होता है बहुत पतला होता है, और उस पर जब लाइट पड़ती है तो कोर के पास से भी लाइट क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से पत्ते का जो छाया है वो गोल बन जाता है, होता है। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। अगर तलवार है, दो तलवार लीजिए, एक तलवार ले लीजिए ऐसा जो खूब मतलब शार्पनेस हो, चोख पूरा हो एकदम, और एक एकदम भोतार एकदम तार ले लीजिए, तार नहीं तलवार, सॉरी, तलवार। दो तरह के तलवार, दोनों तलवार को एक साथ रखिए, लाइट बारिए, छाया देखिए। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप बिना तलवार देखे हुए क्या बता सकते हो कि कौन सा तलवार बहुत ज्यादा तेज है और कौन सा तलवार बहुत ज्यादा भोतार है? बता सकते हो छाया देखकर? नहीं बता सकते। बिना आप तलवार को देखे नहीं बता सकते हैं कि किसका धार तेज है और किसका धार तेज नहीं है। ऐसा होता है। अगर आप नहीं बता सकते तो बस इसके पीछे भी कारण कौन है? प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन ही इसका कारण है। देखिए तीन उदाहरण आपको दे दिए हैं। अब आपसे पूछा जाए विवर्तन किसे कहते हैं, तो आप सीधे सीधे कहिए कि किसी भी वस्तु के तीक्ष्ण जो सतह होते हैं, तीक्ष्ण सतह होते हैं या किनारे होते हैं, कोई भी वस्तु के किनारे से प्रकाश के मुड़ने की घटना को हम क्या कहते हैं? विवर्तन।
और इसमें माध्यम चेंज होता है कि नहीं होता है? यस, बिना माध्यम बदले किसी भी पदार्थ या किसी भी वस्तु के कोण से, कोण जो कोण समझ रहे हो, कोण बोलो, किनारा बोलो, किनारे से प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसके उदाहरण क्या है? तो इसके उदाहरण में आपका हो जाएगा जैसे कि पत्ते का गोल होना, पत्ते की छाया का गोल होना। जो पेड़ का पत्ता होता है उसका छाया कैसा हो जाता है? गोल हो जाता है। दो तलवार में से एक तलवार का धार तेज है, एक तलवार का धार तेज नहीं है, और उनके छाया को देखकर हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा तलवार तेज तेज धार का है। ये भी कारण कौन है भाई? प्रकाश का विवर्तन। ऊपर हवाई जहाज का प्रतिबिंब नीचे जमीन पर नहीं बन पाता है। अब वही खूब नजदीक आता है तो छाया बन जाता है, लेकिन ऊपर अगर चल रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर चल रहा है, तो उसका छाया नहीं बनता है। इसके पीछे भी कारण क्या है? विवर्तन। बोलिए, क्लियर हो गया इतना बात? तो चलिए लिखिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। तीक्ष्ण अवरोध के सहारे, तीक्ष्ण अवरोध के सहारे, तीक्ष्ण अवरोध के सहारे, तीक्ष्ण अवरोध के सहारे, तीक्ष्ण अवरोध के सहारे प्रकाशीय तरंग, तीक्ष्ण अवरोध के सहारे प्रकाशीय तरंग, तीक्ष्ण अवरोध के सहारे प्रकाशीय तरंग के मुड़ जाने की घटना, प्रकाशीय तरंग के मुड़ जाने की घटना को, मुड़ जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। हो गया? तीक्ष्ण अवरोध हो गया ये, और ये कौन सी घटना हो रही है? विवर्तन। समझ में आया? इस फिगर को नीचे बना लीजिए। हो गया? अब नीचे लिखिएगा फिगर के नीचे से, जैसे पहला, हो गया? एक नंबर में लिखो, पत्ते की परछाई का गोल होना, गोल होने का कारण, पत्ते की परछाई के गोल होने का कारण, पत्ते की परछाई का गोल होने का कारण, पत्ते की परछाई का गोल होने का कारण विवर्तन है। पत्ते की परछाई का गोल होने का कारण विवर्तन है। दूसरा, तलवार की परछाई से धार स्पष्ट नहीं होता है। तलवार की परछाई से धार स्पष्ट नहीं होता है, इसका कारण भी विवर्तन है। तलवार की परछाई से धार स्पष्ट नहीं होता है, इसका कारण भी विवर्तन है। इसका कारण भी विवर्तन है। तीसरा, बहुत ऊपर जहाज, हवाई जहाज की परछाई, बहुत ऊपर हवाई जहाज की परछाई, बहुत ऊपर
हवाई जहाज की परछाई नीचे नहीं बनती है, नीचे नहीं बनती है, नीचे नहीं बनती है। नीचे नहीं बनती है, इसका कारण विवर्तन है, इसका कारण भी विवर्तन है। हो गया। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, विवर्तन दो प्रकार का होता है, विवर्तन दो प्रकार का होता है, विवर्तन दो प्रकार का होता है, विवर्तन दो प्रकार का होता है। एक होता है फ्रेनेल विवर्तन, फ्रेनेल विवर्तन, और दूसरा होता है फ्रानहॉफर, फ्रानहॉफर विवर्तन, फ्रानहॉफर विवर्तन। हो गया। हो गया, चलिए पहला का लिखिए। जब स्रोत और अवरोध, स्रोत और अवरोध के बीच की दूरी, स्रोत और अवरोध के बीच की दूरी, स्रोत और अवरोध के बीच की दूरी निश्चित हो, स्रोत और अवरोध के बीच की दूरी निश्चित हो, तो होने वाले विवर्तन को, 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 तो होने वाले विवर्तन को तो होने वाले विवर्तन को फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। जब अवरोध और स्रोत के बीच की दूरी निश्चित हो तो होने वाले विवर्तन को फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं। देखो, एक तीक्ष्ण मोड़ हो गया या तीक्ष्ण कोर हो गया, जिसे अवरोध आप बोल सकते हो, ये अवरोध हो गया, यहाँ पे होल है, अवरोध है। अब लाइट कहीं से आया तो हम लाइट दो तरफ से काउंट करते हैं, एक लाइट जो बहुत दूर से आता है, और बहुत दूर के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, अनंत, तो एक अनंत से आएगा, और एक क्या, नजदीक में ही आप टॉर्च बार दिए, ठीक है, और लाइट यहाँ से आकर के बेंड हो गया। अब लाइट का कोई किरण को हम बेंड करने का दिखा रहे हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई सोर्स है, अब लाइट यहाँ से जाएगा तो हम इस कोर के लिए और इस कोर के लिए दो किरण खींचे हुए हैं। अब ये दोनों किरण से क्या होगा कि इस कोर से लाइट को बेंड होना दिखाना है तुम्हें, तो मान के चलो इससे इससे जो बेंडिंग हुआ वो यहाँ पे हुआ, ऐसे बेंड हो गया। तो बताओ, लाइट अपने जगह से बेंड हुआ और सोर्स और अवरोध के बीच की दूरी निश्चित है कि अनंत है, निश्चित। अगर निश्चित होगी तो उस विवर्तन की खोज करने वाले का नाम फ्रेनेल था, इसलिए इस विवर्तन को क्या कहते हैं, फ्रेनेल। मतलब एक्सपेरिमेंट में भी पाए कि हाँ भाई नजदीक से भी हो सकता है और दूर से भी हो सकता है। तो फ्रेनेल विवर्तन किसने प्राप्त किया था, फ्रेनेल नामक साइंटिस्ट ने। क्लियर हुआ, तो ये फ्रेनेल विवर्तन हो गया। इस ऐसा फिगर कहीं पर भी देखिएगा, सोर्स नजदीक रहेगा तो फ्रेनेल मारना है। समझ में आ गया। चलिए इस फिगर को नीचे बना लीजिए। हो गया। अब बताओ कि
अगला का डेफिनेशन क्या हो सकता है? खाली निश्चित के जगह पे क्या डाल देना? अनिश्चित कि अनंत। क्या समझे? लाइट कहाँ से लाएंगे? अनंत से। वेरी गुड। तो डेफिनेशन लिखिए। जब अवरोध, पहले तो ये लिख लो ना हेडिंग, मतलब फ्राउनहोफर विवर्तन लिख के डैश, फ्राउनहोफर विवर्तन। जब अवरोध और स्रोत के बीच की दूरी अनंत हो, जब अवरोध और स्रोत के बीच की दूरी अनंत हो, जब अवरोध और स्रोत के बीच की दूरी अनंत हो, जब अवरोध और स्रोत के बीच की दूरी अनंत हो, तो होने वाले विवर्तन को फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। तो होने वाले विवर्तन को फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। हो गया बाबू लोग? आए फिगर में बताइए कैसा बदलाव होगा? बस ये लाइट को समांतर कर देना है। ये लाइट कैसा कर देना है? समांतर। मतलब इससे स्पष्ट हो जाएगा कि सोर्स कहाँ पे है? अनंत पे। बाकी जैसा ही जैसा तैसा रहेगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाने वाले हैं एग्जाम में आने वाला। हो गया? फिगर हो गया? अब एकदम बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर बताएं। 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 हो गया? वैसे बुक में इतना डिटेल तो नहीं है, बट हम समझाने की कोशिश करते हैं, और आगे की पढ़ाई आपको आगे की क्लासेस में मिलेगी। विवर्तन के पीछे रीजन क्या रहा होगा? आपने देखा कि लाइट बेंड हो जाती है कहाँ पे? तीक्ष्ण मोड़ पे। तो इमेजिन करो, लाइट जहाँ पे मुड़ रही है वहाँ का पार्टिकल ऐसा नहीं लग रहा कि वो सेकेंडरी सोर्स का काम कर रहा है। सेकेंडरी सोर्स से क्या बनता है? नया तरंगाग्र का नाम क्या है? वेवलेट्स। हिंदी में द्वितीयक तरंगिका। और द्वितीयक तरंगिका जब वहां से बनेगा तो चारों तरफ बनेगा। अगर चारों तरफ बनेगा तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जहां कोर है यहाँ पे द्वितीयक तरंगिका बना तो यही ना आगे बढ़ रहा था, जिसकी वजह से लाइट मुड़ गया। आए? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इंटरफेरेंस जो हो रही है, इंटरफेरेंस जो हो रहा है वो किसका इंटरफेरेंस है? तरंगाग्र का कि द्वितीयक तरंगिका का? द्वितीयक तरंगिका का। समझ में आया? तो अब आप ध्यान से समझिए। व्यतिकरण जो है, हम लोग पढ़े थे कि दो तरंग, वो भी समान आवृत्ति का, एक किसी बिंदु पर क्या होता है? अध्यारोपित होता है। या तो वहां पे प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है या तीव्रता वहां पे क्या हो जाती है? घट जाती है। लेकिन अध्यारोपण किसका होता है? तरंगाग्र का कि तरंगिका, द्वितीयक तरंगिका का? तरंगाग्र का। मतलब हम डायरेक्ट तरंग बोलते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यतिकरण में तरंगाग्र का अध्यारोपण होता है और विवर्तन में किसका होता है? तरंगिका का। द्वितीयक तरंगिका का अध्यारोपण होता है। तो एक अंतर समझ में आया? अगर आपसे कोई पूछे व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है, तो आप सीधे सीधे बोलिए व्यतिकरण में तरंगाग्र का अध्यारोपण होता है एक पॉइंट पे। समझ में आया? और विवर्तन में किसका अध्यारोपण होता है? द्वितीयक तरंगिका का। शॉर्टकट में वेवलेट्स बोल सकते हो। वेवलेट्स का क्या होता है? अध्यारोपण। अध्यारोपण मतलब एक दूसरे से टकराना। समझ में आया? और टकराएगा
तो वहां पर या तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, नहीं तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये भी व्यतिकरण जैसा ही है, फर्क बस इतना है कि व्यतिकरण में तरंगाग्र का अध्यारोपण होता है और विवर्तन में तरंगिका का अध्यारोपण होता है, द्वितीयक तरंगिका का। क्लियर हो गया पहला फर्क। दूसरा, आप लोगों ने देखा था व्यतिकरण में ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनते हैं, इसमें भी बनते हैं, क्योंकि व्यतिकरण तो ये भी है, ये भी एक प्रकार का व्यतिकरण ही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये वेवलेट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो वेव फ्रंट है वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो इसमें आप बताइए, अगर इसमें फ्रिंज बनेगा तो इसका फ्रिंज और जो तरंगाग्र का फ्रिंज है, दोनों में किसकी एनर्जी ज्यादा हो सकती है, बताओ? तरंगाग्र का एनर्जी बिल्कुल ज्यादा होगा, क्योंकि उसी से तो जन्मा है कौन, द्वितीयक तरंगिका। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो व्यतिकरण होता है, इसका फ्रिंज का जो चमक है वो ज्यादा होगा तरंगाग्र जो मतलब व्यतिकरण की अपेक्षा, या कम होगा। बात समझ में आया? एक और चीज, ये इधर उधर इस तरह से मुड़ती हैं कि इनके फ्रिंज की चौड़ाई बराबर नहीं होती है। और व्यतिकरण में क्या होता है, फ्रिंज की चौड़ाई सब में बराबर होता है। आपका मान भी हम बताए थे कि कितना होता है, सबका वैल्यू उसमें क्या होता है, बराबर होता है, और इसमें बराबर नहीं होता है। बोलिए, क्लियर हो गया? तो इतनी बातों को आपको लिख लेना है, ये आपका अंतर हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, कॉलम बनाइए और एक तरफ लिख दीजिए व्यतिकरण और एक तरफ लिख दीजिए विवर्तन। कॉलम बना करके एक तरफ व्यतिकरण लिखिए और एक तरफ विवर्तन लिखिए। पहले आप लिखिएगा किसमें, व्यतिकरण में। व्यतिकरण में लिखिएगा, इसमें तरंगाग्रों का अध्यारोपण होता है, इसमें तरंगाग्रों का अध्यारोपण होता है, तरंगाग्रों का अध्यारोपण होता है। हो गया? और इसमें क्या लिखिएगा, इसमें द्वितीयक तरंगिकाओं का अध्यारोपण होता है, इसमें द्वितीयक तरंगिकाओं का अध्यारोपण होता है। इसमें द्वितीयक तरंगिकाओं का अध्यारोपण होता है, इसमें द्वितीयक तरंगिकाओं का अध्यारोपण होता है। हो गया? उसके बाद लिखिए अगला, दूसरा नंबर ना, लिखिए इसमें फ्रिंज की चौड़ाई, इसमें फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज बोले हैं ना, फ्रिंज की चौड़ाई समान होती है, समान होती है। प्रिज्म तो इसमें कभी आएगा नहीं, तो फ्रिंजे ना होगा। हम फ्रिंज का बात कर रहे हैं, कहिया से तो फ्रिंज पढ़ा रहे हैं। फ्रिंज की चौड़ाई समान होती है। और इसमें क्या लिखिएगा, इसमें फ्रिंज की चौड़ाई समान नहीं होती है। तीसरा, इसमें फ्रिंजों की चमक, इसमें सभी फ्रिंजों की चमक लिखिए, इसमें सभी फ्रिंजों की चमक एक जैसी होती है, इसमें सभी फ्रिंजों की चमक एक जैसी होती है। अब इधर लिखिएगा, इसमें सभी फ्रिंजों की चमक एक जैसी नहीं होती है। हो गया?
एक और अंतर लिख लीजिए, दो समान आवृत्ति की तरंग, दो समान आवृत्ति की तरंग जब माध्यम के किसी कण पर मिलती हैं, जब माध्यम के किसी कण पर मिलती हैं, जब माध्यम के किसी कण पर मिलती है, जब माध्यम के किसी कण पर मिलती हैं तो या तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है या घट जाती है, या तो प्रकाश की तीव्रता घट जाती है जिसे व्यतिकरण कहते हैं, जिसे व्यतिकरण कहते हैं, जिसे व्यतिकरण कहते हैं। या तो बढ़ जाती है या घट जाती है, प्रकाश की तीव्रता या तो बढ़ जाती है या घट जाती है, जिसे व्यतिकरण कहते हैं। और इधर लिख लीजिएगा, बिना माध्यम बदले, बिना माध्यम बदले प्रकाश के मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। बिना माध्यम बदले प्रकाश के मुड़ने की घटना को बिना माध्यम बदले प्रकाश के मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। हो गया, विवर्तन समझ में आ गया। अब आपका लास्ट टॉपिक है ध्रुवन, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, ध्रुवन क्या होता है समझिए। एक चश्मा मिलता है मार्केट में, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, पोलरॉइड गूगल्स कहा जाता है उसको, मतलब पोलरॉइड चश्मा। पोलरॉइड आप चश्मा टाइप कीजिएगा फ्लिपकार्ट पे या जहाँ पे भी मिलता है आपको मिल जाएगा वो। उस चश्मे का बहुत ही खास और मैजिकल यूज है, उसकी खासियत यहाँ तक कि स्मार्टफोन जो आते हैं, जैसे कि साधारण एंड्रॉयड का तो नहीं आता पर आईफोन में आता है। आईफोन का भी एक ग्लास आता है जो टेम्पर्ड ग्लास कहा जाता है। उसकी खासियत ये है कि अगर आप फ़ोन को इस तरह से रखे हुए हैं तो आप तो पढ़ पाइएगा, लेकिन आपके बगल में बैठा हुआ आदमी आपका स्क्रीन को जब देखेगा तो उसे काला नजर आएगा। क्या आप ये नाम सुने हैं सर? आए नहीं देखे हो तो मैं दिखाऊंगा, मैं मंगवाने वाला हूँ उसको, आपको दिखा देंगे। मैं अगर ऐसे अपने फ़ोन को देख रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से दिखाई देगा, लेकिन मैं मेरे बगल में बैठा हुआ आदमी मेरा फ़ोन को वो देखेगा भी तो उसे ब्लैक नज़र आएगा। ये सारा खेल पोलराइजेशन के थ्रू हो रहा है, ध्रुवन के जरिए। अगर आप एक चश्मा यूज कर रहे हैं, पोलरॉइड चश्मा, और उसके जरिए अगर आप किसी भी चीज़ को देख रहे हैं दिखाई देगा, अच्छी बात है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है कि चश्मा का एंगल चेंज कर दिया जाए तो वो चश्मा जो है ब्लैक कलर का हो जाएगा, ब्लैक दिखाई देगा, लाइट पार ही नहीं करेगा। मतलब चश्मा को बाहर आप चश्मा मत लगाइए, चश्मा का जो शीशा है ना उसको इधर उधर कीजिए, एंगल चेंज कीजिएगा। एंगल चेंज होने पर आपका चश्मा का आगे वाला हिस्सा कलर ब्लैक हो जाएगा, आपको ब्लैक दिखाई देगा, और फिर चेंज कीजिए फिर वैसा ही दिखाई देने लगेगा। पोलरॉइड चश्मा का ये खासियत होता है, और महंगा भी होता है, 2-3 हज़ार रुपये से कम नहीं लगेगा एक चश्मा का, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो ज़बरदस्त क्वालिटी है। ये जो चीज़ है उसमें क्वांटिटी को बढ़ाने का मतलब जिस तरह का क्रिस्टल होगा उसके हिसाब से पैसा लगता है। अब आप एरोप्लेन को देख लीजिए, एरोप्लेन में आप विंडो के पास बैठिएगा, जो होता है विंडो सीट जो होता है खिड़की के पास, तो खिड़की के पास में भी एक कांच लगाया हुआ रहता है। उस कांच की भी बहुत बड़ी खासियत है,
उसका वो भी पोलरॉइड होता है। पोलरॉइड का मतलब हुआ कि प्रकाश को ध्रुवित करने वाला। लाइट की इंटेंसिटी और एक अति में माध्यम में वो कम करता है, बाधित कर देता है, एक किसी तल में वो बाधित कर देगा। पोलरॉइड चश्मा का बहुत सारा यूज है आपको यूज। अब जैसे मान लीजिए कि आप पोलरॉइड चश्मा को रात में यूज कर रहे हैं, कोई ऐसा चश्मा जिसमें पोलरिटी कम है, और आप उस चश्मा को यूज करके शाम में घर जा रहे हैं और आगे से कोई ऐसा चीज आ रहा है जिसके लाइट, जैसे कोई गाड़ी है ऐसा, बहुत ज़्यादा उसका लाइट आँख पे पड़ रहा है और आँख पर ऐसे पड़ रहा है तो आँख में जो है अब क्या होगा, आँख चौंध जाएगा और उसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हो सकता है कि आप गिर जाएं, आप अपने संभाल नहीं पाए, किधर आपको मुड़ना है ये आपको समझ में नहीं आया और आप गिर गए, एक्सीडेंट आपका हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि लाइट सीधे सीधे आपके आँख में आ रहा था। तो जिस एंगल पर वो लाइट आ रहा है, अगर हमारे चश्मा में कुछ ऐसा चीज हो जिस एंगल पर वो लाइट आ रहा है, उस लाइट को ये रोक दे हमारे आंख में जाने से, वो टेक्नोलॉजी अगर हो चश्मा में, तो वो लाइट हमारे आंख में जाएगा ही नहीं, चाहे जितना भी लाइट आ रहा हो, तो फिर हमें स्पष्ट दिखाई देगा और उस चश्मे के जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पोलरिटी का इसका भी यूज है। इसके अलावा भी इसका बहुत बेहतरीन यूज है, बहुत ही बेहतरीन। वो क्या है, कभी भी कोई मूवी का शूटिंग हो रहा हो 3D में, 3D में कोई फिल्म बन रही है, तो आप नॉर्मली उसको डाउनलोड भी कर लीजिए अगर मोबाइल से आप फिल्म को, तो आप अच्छे से नहीं देख पाइएगा, उस पर हल्का धुंधला टाइप का दिखाई देगा आपके मोबाइल स्क्रीन पर 3D मूवी को। इसके अलावा अगर आप हॉल में जाइए और हॉल में 3D मूवी देखिए, तो दो चीज़ें हैं, एक विदाउट चश्मा का अगर 3D मूवी देख रहे हो तो आपको नॉर्मल और धुंधला टाइप का दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही तुम वो चश्मा लगाओगे, जो पोलरॉइड वाला चश्मा है वो आपको हॉल वाला देता है, वो जैसे ही आप लगाइएगा मतलब सारा चीज ही बदल जाएगा, एकदम गजब का हो जाएगा। जैसे ही तुम चश्मा लगाए, सामने जो भी चल रहा है तुम्हें ऐसा फील होगा ना कि मैं फिल्म के अंदर हूं, एकदम हीरो तुम्हारे बगल में है। अगर एक झापड़ मार रहा है गुंडा को तो तुम भी ऐसे करोगे, अरे हमरे लगल का, एकदम एक सा ही होगा। हमने फील किया है, तुम फील किए हो ना कि हम देखे हैं, बहुत बार 3D मूवी हम देखे हुए हैं, हमें फील हुआ है, हमको ऐसा लगा है कि कहीं हम ही को मार ना दे। एक बार तो ऐसा लगा कि गोली का सीन है, ऐसे गोली जैसे आ रहा है और ऐसा लगा कि अभी लग जाएगा, तो चश्मा हटा के कर दिए, फिर देख रहे हैं तो चलिए अब ठीक है। ऐसा फील होता है। आप कभी भी लाइफ में 3D मूवी एक्सपीरियंस कीजिएगा, आपके साथ ऐसा होगा। और ये सारा खेल ध्रुवन का ही है। समझ में आया? अब हमारा एक सवाल है कि अभी जिस लाइट में तुम हो, क्या तुम्हें ऐसा फील हो रहा है? तो इसका मतलब ये प्रकाश ध्रुवित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस लाइट में हम लोग रह रहे हैं, यूज कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, वो लाइट कैसा है? वो अध्रुवित है। बात समझ में आया? तो मुद्दा ये है कि लाइट को ध्रुवित कैसे करेंगे और ध्रुवित प्रकाश कहेंगे किसे? समझ में आया? तो किसी एक तल में लाइट को अगर आप अवरोध कर दे रहे हैं, प्रकाश को रोक दे रहे हैं, तो जिसके सहारे आप लिखिए रोकिएगा वो पोलरॉइड हो गया। अगर आपसे कोई पूछे पोलरॉइड, देखा पोल शब्द से होता है ध्रुव, समझ में आया? आप पोलरॉइड का मतलब ध्रुवित करने वाला। तो 2 नंबर का ये सवाल आता है एग्जाम में, बार बार पूछा है कि पोलरॉइड क्या है। तो एक ऐसा क्रिस्टल है जो प्रकाश को किसी एक तल में क्या कर देता है? रोक देता है, ब्लॉक कर देता है और बाकी के प्रकाश को जाने देता है। जैसे यूं समझो, ये लाइट किसी यहाँ कोई सोर्स है, तो लाइट तो चारों तरफ निकल रहा होगा यहाँ से। यहाँ एक सोर्स है तो लाइट चारों तरफ निकल रहा है। अब यहाँ पे कोई ऐसा चीज हम लगा दिए, कोई ऐसा चीज लगा दिए कि ये लाइट जब गया तो हर सब चीज ब्लॉक कर दिया और बाकी इतना ही चीज पार कर रहा है, इतना ही चीज पार कर रहा है, हाँ ये लाइट का डायरेक्शन पार कर रहा है, तो बाकी चीज तो ब्लॉक हो गई। तो बाकी चीज अगर ब्लॉक हो गई और लाइट का ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा पार कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि पोलरॉइड हो गया। समझ में आया? और ये जो प्रक्रिया हुई इसको कहेंगे ध्रुवन, प्रकाश का ध्रुवन। ये अध्रुवित प्रकाश है और ये कौन सा प्रकाश है? ध्रुवित प्रकाश। बोलो क्लियर हो गया? चलो तो अब इसको लिख लो, जल्दी से हेडिंग दे दो।
प्रकाशीय तरंग के प्रकाशीय तरंग के गमन को प्रकाशीय तरंग के गमन को किसी खास तल में बाधित करना ध्रुवन कहलाता है। किसी खास तल में बाधित करना ध्रुवन कहलाता है। किसी खास तल में बाधित करना ध्रुवन कहलाता है। हो गया। नोट में एक बात लिखिएगा, ध्रुवन की क्रिया केवल प्रकाशीय तरंग में होता है। नोट में लिखना है, ध्रुवन की क्रिया केवल प्रकाशीय तरंग में होता है। प्रकाशीय तरंग में होता है, ध्वनि तरंग में नहीं। ध्वनि तरंग में नहीं। ध्वनि तरंग में नहीं। ध्वनि तरंग की ध्वनि नहीं, सॉरी, ये हो गया ना। प्रकाश तरंग की लिखिएगा, प्रकाश तरंग के ध्रुवन होने की घटना, प्रकाश तरंग के ध्रुवन होने की घटना यह सिद्ध करती है कि ध्रुवन होने की घटना यह सिद्ध करती है कि यह सिद्ध करती है कि यह सिद्ध करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। हो गया। देखिए, अब दो टॉपिक है, इससे दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ध्रुवन से। एक ब्रूस्टर का नियम आता है और एक आता है समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करते हैं। दो क्वेश्चन हमको कराने हैं, फिर ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा और इसके लिए उतना टाइम हम लोग के पास है नहीं। ठीक है, तो इसको कल हम आप लोगों को ख़त्म कर देंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बस आज इतना ही।